नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके लिए हमने एक नई श्रृंखला शुरू की हुई है। श्रृंखला का नाम है अनुवाद। आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करेंगे अनुवाद पर ही और कोशिश करेंगे कि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचा पाएँ। उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर हर बार की तरह आप सभी के लिए लाभप्रद होने वाला है। और आज हम बात करेंगे भाषा शिक्षा और अनुवाद पर, और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और निरंतर इनका यही प्रयास रहता है कि किस प्रकार आने वाली पीढ़ी या जो हमारी ये जो पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा से दूर भागती है, इन सभी के बीच हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाएं। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का। डॉक्टर टंडन, आपका स्वागत है। जी नमस्कार मित्रों। अनुवाद विषय को लेकर जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें हमने भाषा विज्ञान और अनुवाद इस पर चर्चा की थी, और इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है भाषा शिक्षण और अनुवाद, जिसको हम लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं। उस भाषा शिक्षण की भी अपनी एक विशिष्ट पद्धति है, प्रविधि और प्रक्रिया है, और भाषा शिक्षक से बहुत सारी अपेक्षाएं भी होती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भाषा का शिक्षण करने वाला व्यक्ति विषय का विशेषज्ञ तो होता ही है, क्योंकि विषय पर वो बात करता है, लेकिन जिस विषय पर वो चर्चा करता है वह जिस भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है या जिस भाषा के माध्यम से उसका विश्लेषण किया जाता है वह भाषा कैसी हो। तो भाषा का संबंध अनुशासन से और विषय से भी होता है। जैसे बैंक के क्षेत्र की विषय की चर्चा करनी है, विधि के विषय में अनुशासन में अगर बात करनी है, तो उस विषय को प्रतिनिधित्व देने वाली भाषा, उस विषय के लिए जो समुचित और सार्थक भाषा है उसका चयन भी होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए बात हम शिक्षा की करें, तो शिक्षा में भी हम विज्ञान विषयों की बात करते हैं, हम मानविकी विषयों की बात करते हैं, कला संबंधी क्षेत्र में जो विषय आते हैं उनकी चर्चा परिचर्चा भी करते हैं, साहित्य की बात भी करते हैं, मीडिया की भाषा बिल्कुल अलग तरह की भाषा होती है, उसकी भी बात करते हैं। तो विशेष रूप से जो शिक्षक होता है वह यदि किसी भी विषय का शिक्षण कर रहा है तो भी, और अगर साहित्य का शिक्षण कर रहा है तो भी, और अगर भाषा विषय का ही शिक्षण कर रहा है तो उस भाषा शिक्षण में भी अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी लैंग्वेज टीचिंग जो है उसके एक सशक्त उपकरण के रूप में अनुवाद का उपयोग किया जाता है। यूँ तो हम जानते हैं कि बाल्यकाल से ही हम बहुत सारी विदेशी कविताएं, राइम्स हम पढ़ते रहे हैं। उन राइम्स का अनुवाद हमने अपनी भाषाओं में खूब पढ़ा है, याद किया है। कुछ दूसरे देशों की, दूसरे राज्यों की शिक्षाप्रद प्रेरक कहानियां भी हम पढ़ते रहे हैं। तो उस साहित्य को पढ़ने का, अध्ययन करने का जो माध्यम है वो हमारी भाषा होती है। उस माध्यम भाषा में क्या अनुवाद की भी कोई भूमिका होती है, एक। और दूसरा, भाषा शिक्षण में हम कविता का शिक्षण और गद्य की विधाओं का शिक्षण, इसकी भी बात करते हैं। जो काव्य शिक्षण है, अगर मान लीजिए कि भाषा के सिद्धांतों पर हमें जानकारी अर्जित करनी है तो हम संस्कृत भाषा में इस विषय पर बड़ा विवेचन हुआ है, बड़ा चिंतन हुआ है। तो जब तक संस्कृत हमें नहीं आएगी तब तक हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे।
इसी तरह अंग्रेज़ी भाषा में बहुत कुछ लैंग्वेज टीचिंग को लेकर, पोइट्री टीचिंग को लेकर, प्रोज टीचिंग को लेकर लिखा गया है। तो उन सबको अगर हम जानना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका अगर हमें सीधा उस भाषा का ज्ञान है तो उस भाषा में हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो हम उसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे। इस तरह अनुवाद की भूमिका जैसे भाषा विज्ञान के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में जुड़ी हुई, संबद्ध हुई दिखाई देती है, ऐसे ही भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भी उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भाषा शिक्षण वैसे टीचिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, इसलिए टीचर को यानी अध्यापक को अगर एक कुशल अध्यापक के रूप में अपनी पहचान बनानी है तो उसको अनुवाद करना आना चाहिए, क्योंकि ज्ञात नहीं है कि कहाँ से कौन सी सामग्री का अध्ययन उसे करना पड़े, जिसके माध्यम से फिर वो अपने पाठकों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने शोधार्थियों को उसका लाभ पहुंचा सके। तो मित्रों, स्वाभाविक है कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, एजुकेशन एंड ट्रांसलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि शिक्षा के बहुत सारे रूप हैं। एक औपचारिक शिक्षा है, एक अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन जो डिग्री के लिए की जाती है, उपाधि हेतु, और इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा जिसको हम कह रहे हैं, वह स्वांतः सुखाय की जाती है, अपने ज्ञानार्जन, ज्ञान वृद्धि की संतुष्टि के लिए की जाती है। कोई उपाधि नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ने में अभिरुचि है। हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, देश विदेश की पढ़ रहे हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं की पढ़ रहे हैं, अगर भाषाएं नहीं आती तो अनुदित साहित्य पढ़ रहे हैं। उससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है, भाषिक संपन्नता आती है, और सबसे बड़ी बात है कि एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस उसके पास आ जाता है। तो शिक्षा में हम देखते हैं कि शिक्षा के अर्थ तो बहुत हैं, उसकी अवधारणा, उसकी परिभाषा बड़ी व्यापक है। केवल उपाधि के लिए शिक्षा नहीं होती, शिक्षा आत्मिक उन्नयन के लिए भी होती है, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए भी होती है, पारिवारिक व्यवस्था के लिए भी होती है, और सांस्कृतिक धरोहर के उन्नयन, उसके विकास आदि के लिए भी होती है। फिर राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से भी शिक्षा होती है। ऐसे तमाम पक्ष उसके साथ हम जुड़े हुए पाते हैं। फिर शिक्षा भारतीय और अभारतीय यानी पाश्चात्य, ऐसा भी होता है। दोनों की पद्धति भिन्न हो सकती है। उद्देश्य शिक्षा के कमोबेश सभी जगह एक से हैं। मानव समाज का विकास हो, समुन्नत हो, और जनहितार्थ शिक्षा का रचनात्मक उपयोग किया जाए, आदि आदि, ये सारे पक्ष उसके साथ जुड़े हैं। तो जब हम पाश्चात्य शिक्षा की तरफ जाते हैं, हमें अगर कार्ल मार्क्स को पढ़ना है, हमें अगर गोर्की को पढ़ना है, तो ये ज़रूरी नहीं कि जिस भाषा में उनका साहित्य उपलब्ध है वो भाषा हमें आती हो। तो स्वाभाविक है कि फिर उसकी जो अनूदित जो उपलब्धि होगी वही हमारे लिए कारगर होगी। तो ऐसे में अनुवाद देश विदेश, क्योंकि भारत में भी अगर हम स्वदेशी शिक्षा की बात करें तो सारी स्वदेशी शिक्षा या पूरी भारतीय शिक्षा वो किसी एक भाषा में नहीं है। भारत तो मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुत सारी भाषाएं हैं, 1600-1700 भाषाएं तो पूरे बोलियों के साथ, उपबोलियों के साथ हम देखते हैं कि विद्यमान हैं। 22 भाषाएं तो हमारे पास संविधान स्वीकृत हैं। सब में न जाने कब से, आदि युग से निरंतर लिखा जा रहा है। जब से स्क्रिप्ट बनी, लेखन का काम चल रहा है, और उसमें ज्ञान साहित्य, विज्ञान साहित्य, शिक्षा साहित्य और विशुद्ध साहित्य और पॉपुलर साहित्य और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती रही हैं। नीति साहित्य, प्रकृति संबंधी और तमाम क्षेत्रों में, अनुशासनों में उसका वर्गीकरण करके हम देख सकते हैं। फिर शिक्षा को हम साहित्यिक शिक्षा और साहित्येतर शिक्षा के वर्ग में भी बांट देते हैं।
एक जो लिटरेरी एजुकेशन है और एक जो लिटरेचर से भिन्न विज्ञान है, तकनीक है, उद्योग है, प्रौद्योगिकी है, व्यवहार है, मनोविज्ञान है और इसी तरह दूसरे क्षेत्र जिनकी चर्चा हम करते हैं, जिसमें मशीनी शिक्षा भी हो सकती है, जिसमें प्रायोगिक शिक्षा भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में या जो जिनका सैद्धांतिक ज्ञान हम अर्जित करते हैं उनको अनुप्रायोगिक बनाने के क्षेत्र में एप्लीकेशन से संबंधित कंप्यूटर एजुकेशन हो सकती है। ये सारी भी शिक्षा के अलग अलग रूप हैं। पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, जो कन्वेंशनल एजुकेशन है और जो मॉडर्न एजुकेशन है, इसको भी हम देश विदेश के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। शिक्षा का प्रशिक्षण भी एक क्षेत्र है, यानी ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशन वो किस तरह से दी जाती है और इन सब में इस शिक्षा के इन समस्त रूपों में जो भाषा है वह उसकी बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो भाषा शिक्षा के क्षेत्र में और भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भाषा इसकी क्या भूमिका है और इसमें फिर इन सब में अनुवाद कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भी विचारणीय हो जाता है। हम जानते हैं कि हम जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, हम जब अद्यतन और अधुनातन जानकारियों तक पहुंचने का यत्न करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में, इन विषयों में क्या अर्जित किया जा रहा है, क्या शोध की जा रही है, कौन सी नई स्थापनाएं और मान्यताएं विश्व के सामने आ रही हैं, उन सब को हम अध्ययन करके, उनका मनन चिंतन करके, विश्लेषण आदि करके फिर उन्हें अपनी भाषा में लाने का यत्न करते हैं और फिर उस सारी प्रक्रिया में अनुवाद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह एक और क्षेत्र शिक्षा का है जो तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है, जिसको हम कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। यह तुलनात्मक अध्ययन साहित्य में भी होता है, साहित्येतर क्षेत्रों में भी होता है, यह भाषाओं में भी होता है। इसको भाषा विज्ञान व्यतिरेकी विश्लेषण कहता रहा है। वहाँ व्यतिरेक देखा जाता है दोनों भाषाओं में। तो अनुवाद में दो भाषाएं होती हैं, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज। तो तुलनात्मक साहित्य में हम, तुलनात्मक साहित्य है क्या, तुलना की जो प्रक्रिया है साहित्य में या भाषा में या साहित्येतर अनुशासनों में वो क्या रहती है, उन तुलना के सिद्धांतों का भारतीय स्वरूप क्या है, यानी भारतीय चिंतन परंपरा ने किन अवधारणाओं को हमारे सामने उजागर किया है और पाश्चात्य जो भाषा अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन आदि की पद्धतियां हैं उनमें किस तरह से इस पर विमर्श किया गया, विचार किया गया, उसकी चर्चा भी हम करते हैं। इस तरह अनूदित कृतियों की परस्पर तुलना, ऐसा भी एक क्षेत्र है जो किया जाता है, जिसके माध्यम से हम अंतः भाषिक संवाद करते हैं, अंतः सांस्कृतिक संवाद भी करते हैं। ये सारी चीज़ें फिर हमें शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, जिन सब में अनुवाद की भूमिका मित्रों निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है, कारगर है। अब भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम हम इस बात की जानकारी अर्जित करते हैं और अपने विद्यार्थियों को, अपने प्रशिक्षुओं को बताना चाहते हैं कि भाषा शिक्षण होता क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, भाषा के आयाम क्या क्या हैं, भाषा के अंग कौन से हैं, भाषा में वाक्य विन्यास क्या होता है, शब्द की अवधारणा क्या होती है, शब्दों के प्रकार क्या होते हैं। और भाषा शिक्षण में इन सब की, यानी पद की, पदबंध की, उपवाक्य की, वाक्य की, मुहावरे की, लोकोक्ति की, प्रयुक्ति की, इसी तरह शब्दों के विभिन्न रूपों की क्या भूमिका होती है और इनको हम अनुवाद के माध्यम से किस प्रकार समझ और समझा सकते हैं, यह काम भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है।
भाषा शिक्षण में भाषा के अनेक रूप होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मातृभाषा एक रूप है, राजभाषा एक अन्य रूप है, संपर्क भाषा ये तीसरा रूप है, फंक्शनल लैंग्वेज या प्रयोजन मूलक भाषा वो कोई भी हो सकती है, तमिल भी, तेलुगु भी, उड़िया भी, मराठी भी, गुजराती भी। अगर एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज है अदर देन लिटरेचर, साहित्येतर क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग हो रहा है, मान लीजिए कि मराठी या गुजराती या तेलुगु या तमिल भाषा में विज्ञान लिखा जा रहा है, ज्योतिष शास्त्र लिखा जा रहा है, मौसम विज्ञान लिखा जा रहा है, पर्यावरण लिखा जा रहा है, केवल कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक नहीं, इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र हैं उन भाषाओं में लिखे जा रहे हैं, तो उनकी अपनी एक शब्दावली बन रही है, उनकी अपनी कुछ विषय सापेक्ष प्रयुक्तियाँ भी बन रही हैं जिनको हम रजिस्टर्स कहते हैं। तो ये सारा क्षेत्र अनुवाद के साथ जुड़ा हुआ है और ये सारी भाषाएं, इसलिए मैंने कहा कि संपर्क भाषा, प्रयोजन मूलक या उद्देश्य मूलक भाषा, ये सारे भी रूप हैं। राष्ट्रभाषा का एक रूप भी हमारे सामने आता है। बहुत सारी भाषाएं हमारी राष्ट्र की भाषाएं हैं, लेकिन राजभाषा जिस रूप में राजभाषा है उस तरह से राष्ट्रभाषा किसी को नहीं कहते हम, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं और सब राष्ट्र की भाषाएं हैं। राजभाषा जो कामकाज की, प्रशासनिक व्यवस्था की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की राजकाज की जो भाषाएं हैं उनको राजभाषा कहते हैं। तो ये अलग अलग रूप हैं भाषाओं के। लेकिन भाषा का एक अन्य रूप है जिसको हम द्वितीय भाषा शिक्षण के साथ जोड़कर देखते हैं, सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। सेकंड लैंग्वेज टीचिंग में यह है कि जो मातृभाषा है उसके शिक्षण में, अर्जन में उतनी कठिनाई नहीं होती तुलना में हम कहें, लेकिन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग जो है वो तुलना में कठिन हो जाती है, क्योंकि दूसरी भाषा हमारी नहीं होती, तो हम दूसरी भाषा के रूप में उसका विधिवत फिर व्याकरणिक व्यवस्था के सम्मत होकर फिर हम उसका ज्ञान अर्जन करते हैं। तो उसकी प्रविधि, उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी स्वभाषा से भिन्न होती है। स्वाभाविक है, उसमें कुछ अतिरिक्त यत्न भी करने होते हैं। तो दूसरी भाषा या द्वितीय भाषा के रूप में। इसी तरह थर्ड लैंग्वेज भी होती है। थर्ड लैंग्वेज में एक अन्य भाषा की, हमारे यहाँ ट्राइलिंगुअल फार्मूला, इसकी व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से लंबे वर्षों तक चलती रही है और उससे हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका परिरक्षण होता रहा है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर सबको हिंदी पढ़ना अनिवार्य है तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र की भाषा है और राष्ट्र के हर एक नागरिक को वो हिंदी आनी चाहिए इस दृष्टि से। लेकिन हिंदी पूरे देश में सबकी मातृभाषा नहीं है। यदि कोई तमिल भाषी या तेलुगु भाषी या मराठी गुजराती भाषी है तो हिंदी उसके लिए फिर सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय व्यवस्था है उसमें सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी रखी गई हो, फिर थर्ड लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी। इस तरह से भी हो जाता है। अन्यथा कहीं थर्ड लैंग्वेज अंग्रेजी भी हो सकती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो प्रथम भाषा है वो मातृभाषा है, अपनी भाषा है, और राष्ट्र की भाषा भी हो सकती है। दूसरी भाषा जो मातृभाषा से इतर कोई भाषा होगी, और थर्ड लैंग्वेज जो तीसरी एक भाषा, कभी कभी स्कूलों में, विद्यालयों में उसकी शिक्षा भी, उसका प्रावधान भी किया जाता है। अगर हिंदी अंग्रेजी पढ़ रहा है तो तीसरी भाषा वो पढ़ेगा। अगर मलयालम पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो हिंदी फिर उसके लिए थर्ड लैंग्वेज हो जाएगी। इस तरह से उसकी व्यवस्था रहती है और ये बड़ी लोकप्रिय व्यवस्था रही है, जिससे हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास लगातार होता रहा है, समुन्नत रहा है, कोई संदिग्ध स्थिति नहीं रही। और जो व्यवहार की दृष्टि से, जीवन यापन की दृष्टि से, रोजगार आदि की दृष्टि से जिन भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, देश विदेश में आवागमन की दृष्टि से जिन भाषाओं के ज्ञान की अपेक्षा और अनिवार्यता है, उनका शिक्षण भी इसके साथ जुड़ता रहा है। इसी तरह जो वैयाकरणिक भाषा शिक्षण की पद्धति है वो पद्धति भी महत्वपूर्ण है। उसमें भी अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि
तुलना तो स्वाभाविक रूप से समांतर देखी जाती है, चलती है, होनी चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे मान लीजिए हिंदी इतर भाषा भाषी हैं या विदेशी छात्र हैं, उनको हिंदी पढ़ानी है, तो उनको हिंदी पढ़ाने का माध्यम कई बार अंग्रेज़ी हो जाता है, क्योंकि हिंदी प्राथमिक स्तर पर आती नहीं है। तो उनको उस भाषा के अंग उपांगों का बोध कराने के लिए फिर अंग्रेज़ी भाषा की व्याकरण का ध्यान लेकर उदाहरण लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो नाउन क्या है, अगर हम कहते हैं संज्ञा, तो संज्ञा उसकी समझ में नहीं आएगी, तो उसको बताना पड़ेगा कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, आदि आदि। इस तरह से व्याकरण की शिक्षा के अंतर्गत जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा की जो आधारशिला है वो व्याकरण है, और व्याकरण के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, फिर इसी तरह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, संधि, विच्छेद, समास आदि आदि, इन सब की विस्तृत जानकारी देते हैं। वाच्य क्या है, ध्वनि क्या है, वर्तनी क्या है, इन सब की विस्तार से जानकारी फिर इसके अंतर्गत दी जाती है। और फिर शिक्षा क्षेत्र की, भाषा विज्ञान की, इनकी अपनी एक विशिष्ट शब्दावली भी है जो कंसेप्चुअल होती है, अवधारणात्मक होती है, पारिभाषिक होती है। उस शब्दावली की जानकारी भी इसी शिक्षण में जुड़ी होती है। और हम जानते हैं कि जो पारिभाषिक शब्द हैं वो, क्योंकि उनकी परिभाषा से ही उन्हें जाना जा सकता है, इसलिए वो पारिभाषिक हैं। तो स्वाभाविक है उन शब्दों के विषय में भी विस्तृत जानकारी अर्जित की जाती है। फिर वाक्य संरचना क्या होती है, जो जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस कहते हैं, कैसे बनता है, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा। अंग्रेजी की व्यवस्था अलग है, हिंदी की अलग है, बंगला की अलग है। इसी तरह देश विदेश की भाषाओं में हम व्याकरणिक व्यवस्था के स्तर पर बहुत सारे अंतर पाते हैं। और मित्रों, इस भाषा शिक्षण में, साहित्य शिक्षण में जो बहुत कारगर भूमिका है वो है अभ्यास की, क्योंकि भाषा अभ्यास की वस्तु है। हम केवल सैद्धांतिक जानकारी हासिल करने से भाषा नहीं सीख पाते। भाषा में सिद्धस्त बनने के लिए हमें उसका लगातार प्रयोग करना होता है, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज। और वो अनुप्रयोग साहित्य के क्षेत्र में, साहित्येतर क्षेत्रों में लगातार हो सकता है। हम कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, कोई निबंध लिख सकते हैं, कोई संस्मरण लिख सकते हैं, कोई जीवनानुभव लिख सकते हैं, और विश्लेषण विवेचन भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं भी भाषा शिक्षण में जुड़ी रहती हैं, और इसको हम जो अंतर्भाषाई अनुवाद प्रक्रिया है उसके साथ जोड़कर देखते हैं। इसलिए मित्रों, अनुवाद की भूमिका भाषा शिक्षण में, साहित्य शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसा कि हमने चर्चा की। और मान लीजिए कि हम किसी साहित्यिक और सांस्कृतिक विषय का शिक्षण कर रहे हैं, तो जब तक संस्कृति विशेष की शब्दावली का उसे बोध नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, और हिंदी इतर भाषा भाषी भारतीयों और विदेशियों को मान लो शिक्षा देनी है, या उन भाषाओं में उपलब्ध साहित्य की सांस्कृतिक शब्दावली का बोध हिंदी क्षेत्र के लोगों को कराना है, तो स्वाभाविक है पोंगल क्या होता है ये हिंदी क्षेत्र के लोगों को अगर नहीं ज्ञात तो उन्हें बताना पड़ेगा, और वो पोंगल संबंधी जो सोर्स मटेरियल है, स्रोत सामग्री है, वो हमें वहाँ से दक्षिण भारत से लानी होगी, और उसे फिर हिंदी में, अंग्रेज़ी में या दूसरी भाषाओं में अंतरित करना होगा। तो हम देख सकते हैं कि जैसे रिश्ते नातों की शब्दावली है, तो जो रिश्ते नाते हैं वो भारत में बिल्कुल अलग तरह से हैं और विदेशों में बिल्कुल अलग तरह से। हमारे यहाँ जो संवेदनात्मक संबद्धता है परिवार की, समाज की, व्यक्ति की, और जो मातृपक्ष और पितृपक्ष के जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उनसे हम किस तरह जुड़ते चले जाते हैं एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर उन रिश्ते नातों की शब्दावली है बाकायदा कि मौसा कौन है, मौसी कौन है, फूफा कौन है, बुआ कौन है, साला कौन है, सलहज कौन है, चाचा चाची, ताऊ ताई। और फिर इनमें भी बहुत बड़े बड़े वर्गीकरण हो जाते हैं, 2 चाचा हैं, 3 चाचा हैं, 3 फूफा, 3
ताया हैं, तो स्वाभाविक है फिर ये इनके लिए, अगर मान लीजिए हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है, हमें दूसरी भाषाओं में अनुवाद करना है, तो फिर उसके लिए भी हमें अनुवाद की भूमिका उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि इस संप्रेषणीयता में अनुवाद बड़ा कारगर सिद्ध होता है। तो ये जो रिश्ते नातों के शब्द हैं, हमारे पर्वों उत्सवों की शब्दावली है। ये स्वाभाविक है कि हिंदी में और भारतीय भाषाओं में, भारतीय राज्यों में जो पर्व उत्सव हैं, कुछ सांस्कृतिक हैं, कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ सामाजिक हैं, कुछ पारिवारिक हैं, तो उन सब पर्व उत्सवों से जुड़े हुए कुछ धार्मिक पर्व उत्सव हैं, इन सब से जुड़े हुए रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, रहन सहन है, वेशभूषा है, इन सब की शब्दावली है। उनके नामकरण भी हैं। तो बहुत जगह अनुवाद होता है, बहुत जगह नहीं होता। हमारे विश्वास हैं, अंधविश्वास हैं, टोने टोटके हैं, आभूषण हैं, और इसी तरह साज सज्जा के प्रसाधन आदि के गहने हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। उन सब का अनुवाद संभव नहीं है। कहीं कहीं अनुवाद हम करते हैं तो व्याख्यात्मक करते हैं। इसी तरह खाद्य पदार्थ हैं, पूजा पाठ आदि की सामग्री है, बीमारियों के, खाद्य पदार्थों के, या वस्त्राभूषण के, खेल क्रीड़ा के, गीत आदि के, जो लोक संस्कृति है उससे जुड़े हुए आचार विचार है, जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, पशु पक्षी हैं, जल, ये पूरा एक बड़ा संसार है जिसकी शब्दावली भाषा शिक्षण के अंतर्गत, भाषा विज्ञान के अंतर्गत विस्तार से इनकी चर्चा की जाती है। तो ट्रांसलेशन जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो शिक्षण पद्धति है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें शब्दावली को लेकर हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ी में कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी है, उसको हिंदी में हम किस तरह से देखते हैं, उनका समतुल्य शब्द किसने और कैसा बनाया, वो कितना सार्थक है, कितना कारगर है, क्या उसकी संप्रेषणीयता भी उतनी ही है जितनी हम मान लेते हैं। और इसी तरह से हिंदी की शब्दावली का अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ, शब्दावली समतुल्य बनाई गई। ये सारे पक्ष हैं जो भाषा शिक्षण के अंतर्गत अनुवाद के संबद्ध करके हम उनकी चर्चा करते हैं। इसलिए अनुवाद भाषा शिक्षण में, साहित्य शिक्षण में महत्वपूर्ण है। आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं। आगे हम इसके क्षेत्रों और आयामों पर चर्चा करेंगे कि भाषा शिक्षण और साहित्य शिक्षण या शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसमें अनुवाद किन किन क्षेत्रों और अनुशासनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नमस्कार। नमस्कार। एजुसेट के लाइव लेक्चर श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद एक माध्यम बनकर किस रूप में कारगर भूमिका निभाता है। यानी
एजुकेशन का जो माध्यम है वो अनुवाद कैसे बनता है और किन किन अनुशासनों में, शैक्षिक और भाषिक क्षेत्रों में उसकी भूमिका हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हम जानते हैं कि शिक्षा कई प्रकार की होती है, जिसकी हम अगर विवेचना करें तो वो एक अलग तरह का विषय बन जाता है। लेकिन अगर हम मानविकी शिक्षा की बात करें, वैज्ञानिक शिक्षा की बात करें, वाणिज्यिक शिक्षा की बात करें, अर्थशास्त्रीय शिक्षा की बात करें, गृह विज्ञान संबंधी, कृषि विज्ञान संबंधी, विधि संबंधी, ऐसे तमाम क्षेत्रों, अनुशासनों में, तो अगर मान लीजिए कि लॉ पढ़ाना है, विधि पढ़ानी है, विधि शिक्षण करना है, तो उस विधि शिक्षण को हिंदी माध्यम से हम पढ़ाना चाहते हैं। कैसे पढ़ाएं? उसके लिए हमारे पास सामग्री होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास संदर्भ ग्रंथ होने चाहिए, कोश आदि होने चाहिए, केस स्टडीज़ जो हैं लॉ की वो सारी हिंदी में उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि न केवल भारत सरकार का अपितु पूरी भारतीय व्यवस्था का यह यत्न है, यह प्रयास है कि हम इस तरह की जो तकनीकी शिक्षा है, जो जीवनोपयोगी क्षेत्र हैं शिक्षा के, उनको धीरे धीरे हम हिंदी से जोड़ें पहले, और फिर दूसरी भारतीय भाषाओं से भी जोड़ते चले जाएं। तो ऐसे में अनुवाद एक माध्यम बन रहा है विषय के और विषय के पाठक के बीच में, एक सेतु की भूमिका निभा रहा है। इसलिए शिक्षा माध्यम से अभिप्राय क्या है, जब हम इस पर बात करते हैं तो मित्रों हमें यह समझ में आता है कि जो शैक्षिक सामग्री है उसको उसके पाठकों तक, उसके ग्राहकों तक पहुंचाने का दायित्व भाषा का होता है। यदि ग्राहक पाठक से दूर है, भाषा से दूर है, और भाषा उस ग्राहक की नहीं है, तो अनुवाद की भूमिका वहाँ पर रचनात्मक हो जाती है, कारगर हो जाती है। इसलिए जो अनुवाद की सामग्री है, उस सामग्री का विभिन्न और विविध आयामों से क्या संबंध है, उन सब का अध्ययन करते हुए अनुवाद उसमें भूमिका निभाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लें कि एक डिस्टेंस एजुकेशन का फील्ड है, दूर शिक्षा जिसको हम कहते हैं। विगत कुछ वर्षों में हम देख सकते हैं कि लगभग 25-30 सालों में भारत में विदेशों की तर्ज पर डिस्टेंस एजुकेशन कंसेप्ट जो है वो बहुत तेजी से उभरा है, और हर राज्य में अब जिनको हम ओपन यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसी तरह हर राज्य में ये डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी लेवल पर और विद्यालयी स्तर पर यह बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि पूरे भारत में साक्षरता को, उसके प्रतिशत को बढ़ाने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि यदि विद्यार्थी शिक्षा मंदिर तक न पहुंच पाए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज तक, स्कूल तक न पहुंच पाए किन्हीं कारणों से, तो शिक्षा के ये मंदिर विद्यार्थी के दरवाजे पर पहुंचे और उसे घर बैठे हुए अध्ययन की, शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उसमें बहुत सारे माध्यम बनते हैं। वो जो मुद्रित माध्यम है, प्रिंट मटेरियल होता है, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स होते हैं, सीडीज़ हो सकती हैं, डीवीडीज़ हो सकती हैं, लाइव लेक्चर्स टेलीविज़न पर या एजुकेशनल चैनल्स पर वहाँ भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी के इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, सीबीएसई के इस तरह के प्रोग्राम हैं, सीईसी के इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो ये जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से शिक्षण का यत्न भी होता है। तो डिस्टेंस एजुकेशन में
दूर दराज में, देश विदेश में बैठे हुए बच्चे, विद्यार्थी, वो ऐसी यूनिवर्सिटी से, ऐसे इंस्टीट्यूशन से, ऐसे स्कूलों से अपने को पंजीकृत करा के विधिवत औपचारिक शिक्षा ले सकते हैं। वहाँ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आदि इसके माध्यम से लिया जा सकता है। परीक्षा देनी होगी और कुछ असाइनमेंट्स और कुछ उस तरह के उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं संबद्ध अलग अलग पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए, आप वो काम पूरा करें और उसका मूल्यांकन होगा और उसी तरह विधिवत परीक्षा होगी, परीक्षा परिणाम आएगा और उपाधि मिल जाएगी। इस सारी प्रक्रिया में मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है विद्यार्थी, लेकिन अंग्रेजी से उसे भय लगता है, तो वह चाहेगा कि उसे हिंदी में या उसे उसकी भाषा यानी उसकी मातृभाषा जिसमें वो अपने को बहुत कंफर्टेबल, बड़ा सहज महसूस करता है, वो गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कोई भी भाषा हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, राजस्थानी हो सकती है। तो यत्न तो यह है कि उसे वह सारी सामग्री उसकी भाषा में मिले, लेकिन ये बहुत दूर की परिकल्पना है। किंतु प्रारंभ में इतना तो हो कि जो अंग्रेजी माध्यम से इस उच्च शिक्षा को, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा को या हायर एजुकेशन को अर्जित नहीं कर पा रहा, उसे कम से कम हिंदी में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों। तो इस दिशा में बहुत यत्न हुए हैं, हो रहे हैं और बहुत प्रशंसनीय कार्य हुआ है। उसके दो रूप हैं, या तो ये कि जो विषय विशेषज्ञ है वो जब उसका लेसन तैयार करता है, तो अगर वो अंग्रेजी में तैयार करता है तो ये संस्थान उसका फिर हिंदी में भी अनुवाद कराते हैं। यानी माध्यम दो हो गए, जिनको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना है वो अंग्रेजी माध्यम से उस पाठ्यक्रम को करें, और जिनको हिंदी माध्यम से करना है वो उसके अनुदित वर्जन को पढ़ें और उसके माध्यम से अपनी परीक्षा दें। और इसी तरह जो लोग हिंदी में लिखते हैं, जो विशेषज्ञ हिंदी में लिखते हैं, उस सामग्री का अंग्रेजी भाषा के विशेषज्ञ अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। तो अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों को हिंदी भाषा में लिखित सामग्री का प्रामाणिक अनुदित पाठ मिल जाता है, तो उनके लिए वह काम सरल हो जाता है। इस तरह इंस्टीट्यूशंस जो हैं, डिस्टेंस एजुकेशन वाली जो संस्थाएं हैं, वो इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। जो दूर शिक्षा की सामग्री का निर्माण है, उसमें अनुवाद की भूमिका, चाहे वो मूल्यांकन संबंधी भूमिका हो, प्रश्नावली संबंधी, उत्तरमाला संबंधी हो, असाइनमेंट संबंधी हो, बाइलिंगुअलिज्म जो है, द्विभाषिकता, उस पर बड़ा बल दिया जा रहा है। इस तरह सामग्री निर्माण की प्रक्रिया, सामग्री के स्वरूप और आयामों का निर्धारण और दृश्य श्रव्य आदि पाठों की निर्मिति की संबद्धता, उस पाठ से जुड़ी हुई दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता भी हो। ऑडियो वीडियो सीडीज़ हो सकती हैं, डीवीडीज़ हो सकती हैं और कैसेट्स हो सकती हैं, पेन ड्राइव में उनको उपलब्ध कराया जा सकता है। ये सारे प्रयास, तो इन सब में अनुवाद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि अनुवाद से ये क्षेत्र सशक्त हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। दूर शिक्षा सामग्री और जो ये दूर शिक्षा सामग्री का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल मॉडर्न कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, क्योंकि उसमें मुद्रित माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन जो पारंपरिक पद्धति रही है हमारी शिक्षा की, जो क्लासरूम टीचिंग रही है, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। डिस्टेंस एजुकेशन में केवल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स की व्यवस्था रहती है। महीने में 4 बार या 3 बार या 2 बार या 5 बार विद्यार्थी अपने स्टडी सेंटर पर जाकर अपने शिक्षकों से, जो कंसल्टेंट होते हैं, एक तरह के काउंसलर्स होते हैं एक तरह के, उनसे विमर्श कर सकता है, चर्चा कर सकता है। अवधारणा यह है कि टीचर क्लास में पारंपरिक पद्धति से ब्लैक बोर्ड पर खड़ा होकर विषय को स्पष्ट नहीं करेगा, पढ़ाएगा नहीं। विद्यार्थी घर से पढ़कर आएगा और जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, उनको वो डिस्कस करेगा। तो ऐसे में जो दूर शिक्षा पद्धति है वह और जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति है वह, दोनों में समानता विषमता क्या है, और
अनुवाद वहाँ किस रूप में कारगर होता है और यहाँ किस रूप में कारगर होता है, इसका अनुमान भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सामग्री लिखित में या रिकॉर्डेड जो मटेरियल होता है उनमें दोनों में ट्रांसलेशन बाकायदा भूमिका निभाता है। हम डिस्टेंस एजुकेशन की जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है और जो स्टाइल है, शैली है, प्रेजेंटेशन जिसको हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं, वहाँ पर एक तरह से ऐसा लगता है जैसे आमने सामने टीचर और स्टूडेंट बात कर रहे हैं, एक संवादात्मक शैली होती है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे, अभी तक हमने ये देखा है। ये जो पद्धति है ये डिस्टेंस एजुकेशन की है, जिसमें ऐसा लगता है कि विद्यार्थी और शिक्षक में एक संवादात्मकता बनी हुई है, निकटता बनी हुई है। वो दूर होकर भी दूर महसूस न करे, ये मनोविज्ञान इस पद्धति में काम करता है। तो जब हम इस तरह की सामग्री का अनुवाद करते हैं तो इस पूरे मनोविज्ञान को, इस पूरी व्यवस्थाजन्य अपेक्षाओं को भी समझते हुए चलते हैं। इस पूरी दूर शिक्षा सामग्री के रख रखाव का अपना एक पक्ष है, उसके वितरण का एक बड़ा क्षेत्र है। लाखों स्टूडेंट एक एक यूनिवर्सिटी के साथ एनरोल होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो SOL है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वही 4-5 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड प्रतिवर्ष होते हैं। अब उन सब के पास वो सारा प्रिंट मटेरियल जाता है डाक से, पूरी व्यवस्था उसके लिए काम करती है। फिर उन सब की लिस्टिंग होती है, कंप्यूटराइजेशन होता है पूरा, सबके एग्जामिनेशन की सूचना, सबकी तमाम तरह की समय सापेक्ष जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं उनका संप्रेषण आदि, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक बड़ी और व्यापक शिक्षा की दुनिया डिस्टेंस एजुकेशन के साथ जुड़ी है, और उन सब में स्वाभाविक है मित्रों कि अनुवाद के बिना ये सारा काम संभव नहीं हो पाता। बहुत जगह तो हमें पता भी हिंदी में है तो अंग्रेज़ी में लिखना होता है, और अंग्रेज़ी में है तो हिंदी में लिखना होता है। ऐसी स्थितियां भी कई बार आती हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसकी सामग्री के निर्माण का, उसकी परीक्षा पद्धति का, उसकी सामग्री के वितरण का, उसके कंटेक्ट प्रोग्राम्स का, स्टडी सेंटर्स का, और इन सब के साथ साथ उसके मूल्यांकन का जो काम, इवेल्युएशन। डिस्टेंस एजुकेशन में लाखों लोगों की, बच्चों की कॉपियाँ चेक करनी होती हैं, जांच करनी होती है, अलग अलग विषय में हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी रजिस्टर्ड होते हैं। तो जो मूल्यांकन सामग्री है उसकी पद्धति पर भी विचार होता है। फिर उसकी मूल्यांकन सामग्री की उपादेयता, हम किस तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं, क्या सोचकर मूल्यांकन कर रहे हैं, क्या डिस्टेंस एजुकेशन के विद्यार्थी को और कन्वेंशनल एजुकेशन, पारंपरिक शिक्षा के विद्यार्थी को हम एट पार रख कर चल रहे हैं, उपाधि दोनों की बराबर है, उसकी सामाजिक स्वीकृति दोनों की बराबर है। ये सारे मसले दिमाग में, मनोमस्तिष्क में रहते हैं, और उसी आधार पर फिर मूल्यांकन होता भी है। भाषा की शुद्धता का, भाषा की मानकता की परीक्षा भी उसके साथ जुड़ी रहती है। तो अनुवादक से ये अपेक्षाएं होती हैं कि यदि वह डिस्टेंस एजुकेशन की सामग्री का अनुवाद करता है तो इन सारी बातों का उसको ध्यान रखना होता है। उसका अपना एक विशिष्ट दायित्व बन जाता है, एक जिम्मेदारी बन जाती है उसकी, कि वह इस तरह की सामग्री का अनुवाद करते हुए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य शिक्षा हो, चाहे वो भाषा शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान, तकनीक, उद्योग, प्रौद्योगिकी आदि की शिक्षा हो, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार की असावधानी न हो, क्योंकि उससे एक साथ न जाने कितनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का हित अहित जुड़ा रहता है। मूल्यांकन सामग्री में जो अनुवाद करते हुए संकेत होते हैं, जिन जिन बातों का, जिन जिन बिंदुओं का, जिन जिन अवधारणात्मक शब्दों का, जिस शैली का, जिस वाक्य रचना का, जिस अर्थ संरचना का निर्धारण करना होता है, उन सब का भी विधिवत ज्ञान अनुवादक को होता है, होना चाहिए, तभी वो ठीक से अनुवाद कर पाता है। और
इस तरह की शिक्षण पद्धति में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली वाली पद्धति है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा और उसका मूल्यांकन और उसकी प्रश्नावली तैयार करना, उसकी उत्तरमाला तैयार करना, ये सारी चीज़ें भी उसके साथ जुड़ी रहती हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि यह जो मूल्यांकन है भाषा के संबंध में, ये एक प्रकार से द्विभाषी मूल्यांकन भी हो जाता है। तो मित्रों, शिक्षा में एक पक्ष हमने लिया, अब इस दूरस्थ शिक्षा में जो भाषा शिक्षण है वो और ज़्यादा चुनौती भरा है, क्योंकि विद्यार्थी हमारे सामने नहीं बैठा हुआ, उसकी अशुद्धियों को, उसकी त्रुटियों को हम उसे सीधे सीधे संप्रेषित नहीं कर पा रहे। उसकी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको जब हम जांचते हैं और उसमें जब वर्तनी आदि की, वाक्य विन्यास की या प्रयोगात्मक स्तर पर बहुत सारी अशुद्धियों त्रुटियों को पाते हैं तो बड़ी चुनौती और बड़ी कठिनाई का सामना करना होता है। तो उन सब का बोध, उन सब की जानकारी उन्हें हम उनके मुद्रित माध्यम की जो शिक्षा है या जो सामग्री है उनमें कराते हैं। फिर उन्हें हम समय समय पर असाइनमेंट्स में इस तरह के विषय देते हैं ताकि जो गलतियां उनकी परीक्षा में होती हैं उस तरह की गलतियां भविष्य में वो न करें, उसका अभ्यास हम उनको असाइनमेंट्स की प्रश्नावली में फिर कराते चलते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि जो त्रुटियां वो अनजाने में, अबोधता के कारण, अज्ञानता के कारण करते रहे हैं, इस अभ्यास से उसको वो दूर कर सकें। इस सब का क्योंकि मैंने बताया कि अंग्रेज़ी में भी, हिंदी में भी माध्यम तो अलग अलग हो जाते हैं, तो उन सब का ऐसी फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, फिलॉसफी की, साइकोलॉजी की सामग्री, इन क्षेत्रों में जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, अगर वो हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, मान लो गणित की शिक्षा है और हिंदी से करना चाहता है, तो फिर वो सारी चीज़ें अनुवाद से जुड़ जाती हैं। ये जो विद्यालयी शिक्षा है, जो स्कूली एजुकेशन है, वो भी कई लेवल्स पर कई तरह की चलती है और सब जगह भाषा शिक्षण अलग अलग तरह से होता है। जैसे जो प्राथमिक शिक्षा है उसका अपना एक स्तर है, उसके अपने कुछ विशिष्ट निर्धारित उद्देश्य हैं कि वो उस मानसिकता के, उस अवस्था के बच्चों को विषय का और भाषा का कितना और कैसे बोध कराना चाहते हैं, उसकी पद्धति, उसकी प्रक्रिया क्या हो। तो प्राथमिक शिक्षा, जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं, बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं, फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा जो मिडिल एजुकेशन कहलाती है, उसमें फिर लेवल का अंतर आता है, स्तर का अंतर आता है, क्योंकि बच्चा जो है वो मिडिल एजुकेशन तक आते आते मानसिक रूप से पहले की तुलना में कुछ प्रौढ़ हो जाता है, कुछ गंभीर भी हो जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा का अपना एक रूप स्वरूप निर्धारित है। उसके बाद फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा होती है और उसके बाद उच्च शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, ये सिलसिला विद्यालयी शिक्षा में बना रहता है। सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, उस तरह का हम देख सकते हैं। तो स्कूल में भी हम कविता शिक्षण करते हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, डायरी आदि, इनके कुछ कुछ अंश लगाकर उनको पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं। इस सब के साथ साथ जो अन्य क्षेत्र हैं भाषा के, जैसे पत्र लिखना, उसको आना चाहिए। कल को बैंक में जाकर खाता खोलना है तो कैसे खोलेगा बच्चा, पोस्ट ऑफिस में जाकर उसको कुछ काम करना है तो उसको डाकपाल के नाम पत्र लिखना आना चाहिए। कहीं शिकायत दर्ज करनी है तो कंप्लेंट लेटर उसको लिखना आना चाहिए। यहाँ तक कि विद्यार्थी को यदि अपना स्ववृत्त बनाना है, बायोडाटा बनाना है, तो उसे बायोडाटा बनाना आना चाहिए। अंग्रेज़ी में आता है तो हिंदी में नहीं आता, हिंदी में आता है तो अंग्रेज़ी में नहीं आता। तो कोशिश ये रहती है कि विद्यालयों में भी जो पाठ निर्धारण होते हैं, जो टेक्सचुअल मटेरियल सुनिश्चित होता है, उसमें विद्यार्थी के ज्ञान विस्तार को ध्यान में रखकर उसको यथासंभव सार्वभौमिकता की शिक्षा देते हुए, भाषा का ज्ञान देते हुए ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। इसमें कुछ चीज़ें अंग्रेज़ी से हिंदी में लाई जाती हैं, जैसे हमने टिप्पण क्या है, प्रारूपण क्या है, पल्लवन क्या है, ये सब चीज़ें भी पढ़ाई हैं। तो वो जो ऑफिशियल नोटिंग होती है
ड्राफ्टिंग होती है, लेटर राइटिंग होती है, ये सारा अंग्रेजी की तर्ज पर हिंदी में हमने फंक्शनल हिंदी के अंतर्गत इसको रखते हुए इसका शिक्षण भी दिया। रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, रिपोर्ट राइटिंग जिसको हम प्रतिवेदन कहते हैं, समरी कैसे लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत कुछ हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, ये अंतःभाषिक संवाद इसके साथ जुड़ा रहता है। महाविद्यालयी शिक्षा में जब हम कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर सर्टिफिकेट लेवल का शैक्षिक ज्ञान होता है। सर्टिफिकेट कई प्रकार के होते हैं। लघु अवधि पाठ्यक्रम होते हैं, 3 महीने का कोर्स है, 4 महीने का पाठ्यक्रम है, उसका सर्टिफिकेट हो गया। 6 महीने का भी होता है और 1 वर्ष का भी होता है। फिर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी होते हैं जो कहीं 1 साल के, कहीं 2 साल के, इस तरह से भी होते हैं। फिर उच्च डिप्लोमा, हायर डिप्लोमा अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे लिंग्विस्टिक्स में है, जैसे ट्रांसलेशन में है, या जैसे कम्युनिकेशन स्किल में है, या जैसे ड्रामा और सॉन्ग एंड ड्रामा में है, इस तरह से डांस आदि में है। इस तरह के क्षेत्रों में बहुत सारे, और लैंग्वेज में बहुत सारे हैं, फॉरेन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। संस्कृत विभाग जो हैं वो संस्कृत शिक्षण के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आदि के पाठ्यक्रम चलाते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी आदि के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम खूब चलते हैं। हायर एजुकेशन, हायर डिप्लोमा भी चलते हैं। उपाधियां भी हैं उस क्षेत्र में, BA, MA, शोध आदि तक के कार्य उस क्षेत्र में हैं। तो भाषा शिक्षण का ये काम प्राथमिक शिक्षा से शुरू होता है और उच्च शिक्षा में शोध तक वो जाता है, MPhil PhD तक इस प्रकार के शिक्षण की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इन सब में अनुवाद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो भी अनुवाद के बिना आप नहीं कर सकते, और अगर आप प्राथमिक शिक्षा में हैं, मिडिल एजुकेशन में हैं, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में हैं, या कॉलेज की शिक्षा में हैं, तो वहाँ भी हमें स्रोत सामग्री का, रेफरेंस मटेरियल का, न जाने कहाँ से, टेक्सचुअल मटेरियल का, कभी अनुवाद से और कभी मूल से हम अध्ययन करते हैं, और उसके बिना हमारा काम नहीं चल पाता है। इस तरह मित्रों, उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है उसमें पारंपरिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रौद्योगिकीय शिक्षा और ट्रेनरी शिक्षा, एजुकेशनल ट्रेनिंग की जो शिक्षा होती है, और इन सब के साथ साथ एक और फील्ड है, एक और क्षेत्र है जिसको हम एडल्ट एजुकेशन कहते हैं, वो है प्रौढ़ शिक्षा। बहुत सारे भारतीय उन युवाओं को, उन पुरुषों को, स्त्रियों को जिन्हें जीवन में पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन अब वो पढ़े लिखे समाज को देखते हैं तो उनका भी मन करता है। तो सरकार की तरफ से ऐसी बहुत सारे राज्यों में व्यवस्था की जाती है कि प्रौढ़ शिक्षा के भी अलग अलग कैंप या केंद्र तैयार किए जाएं, और समय समय पर लोग उस शिक्षा में आएँ, जुड़ें और फिर उसको करते चलें। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी ये आयाम हैं, इन सब में भाषा बड़ी महत्वपूर्ण हो रही है, और भाषा महत्वपूर्ण हो रही है इसलिए अनुवाद उसके साथ साथ उतना ही महत्वपूर्ण हो रहा है। क्योंकि जो हमारा शिक्षार्थी है वो केवल हिंदी भाषी नहीं है, वो केवल तमिल भाषी नहीं है, वो केवल तेलुगु भाषी नहीं है, मलयाली भाषी नहीं है, यानी वो अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं, एक साथ क्लासरूम में बैठे हैं, और उन सब को हम एक ऐसे माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं जो सब तक संप्रेषित हो जाए, संप्रेष्य हो जाए, बोधगम्य हो जाए। तो ये जो सारे पक्ष हैं भाषा के, ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी तरह वैल्यू एजुकेशन एक क्षेत्र है, इसी तरह मॉरल एजुकेशन एक क्षेत्र है जिसको हम नैतिक शिक्षा कहते हैं, मूल्य शिक्षा भी कहते हैं, और फिर अनुप्रयुक्त शिक्षा, एप्लीकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन, जो जीवन यापन की शिक्षा देती है। जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने वाले जो व्यावहारिक शिक्षा है, उसके बहुत सारे संस्थान सरकारी गैर सरकारी राज्यों में, देश में जगह जगह बने हुए हैं, और जिससे हमारे बच्चे, उनकी प्रतिभा जो है वो मंझ रही है, और वो ज़रूरी नहीं कि वो दफ्तर में जाकर अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम करें, वो एक इंजीनियर के रूप में, एक कारीगर के रूप में, एक कुशल जो विज्ञान की समझ रखने वाले व्यक्ति के रूप में वो अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। उनको हम व्यावसायिक शिक्षा की ओर ले जाते हैं। इसी तरह प्रतियोगी जो शिक्षा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की, जो कॉम्पिटिशनल एजुकेशनल फील्ड है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। IAS बनने के लिए बच्चे बहुत
अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं। यूपीएससी या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो तमाम तरह की परीक्षाएं कराती है, उस शिक्षा में अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे विषयों का चयन एक साथ करना होता है और फिर अलग अलग विषयों की जानकारी भाषा के माध्यम से, द्विभाषिकता के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से उनको अर्जित करनी होती है और वो इस क्षेत्र में सफलता भी हासिल करते हैं। तो बहुत सारे सरकारी, गैर सरकारी इस तरह की संस्थाएं हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हैं, कॉलेजों में भी हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और हमारे बच्चे जो हैं, हमारे विद्यार्थी जो हैं, वो अपनी औपचारिक शिक्षा भी साथ साथ ले रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी साथ साथ कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उनको रोज़गार आदि के अवसर के लिए बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़े। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आजीविका मूलक शिक्षा या व्यवसाय मूलक व्यावहारिक शिक्षा, ये भी एक फील्ड है, एक क्षेत्र है जिसमें भाषा और अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और कुल मिलाकर यदि मैं ये कहूँ कि जो कृषि की शिक्षा, महिलाओं को तरह तरह के विषयों के ज्ञान की शिक्षा, आजकल तो कुकिंग की शिक्षा भी हो रही है, किस तरह से खान पान तैयार किया जाए, प्रसाधन आदि की शिक्षा भी दी जा रही है, साज सज्जा आदि की शिक्षा भी दी जा रही है, इंटीरियर डेकोरेशंस आदि की शिक्षा दी जा रही है, कंप्यूटर ट्रेनिंग आदि दी जा रही है और ग्रामीणों को कृषि खेती कैसे की जाए इसकी शिक्षा भी दी जा रही है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र इतने व्यापक हैं और सब में भाषा की भूमिका और अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ये संबंध बड़ा घनिष्ठ संबंध है, भाषा शिक्षण, साहित्य शिक्षण, शिक्षण और अनुवाद आदि क्षेत्रों का। आज इस विषय को हम यहीं विराम देते हैं, फिर अगली बार अगले विषय पर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ आज के लिए पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन का। मित्रों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info.cc@nic.in और जल्द आप सभी के लिए इस लेक्चर को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। जितनी बार आप चाहें इस लेक्चर को देखिए और उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठे तो आप हमें ज़रूर लिख भेजें। तो मित्रों, आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम एक नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार। नमस्कार।